अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। 3 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है, या ये कहें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो है दुनिया भर में बात होती है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हर शख्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो डिसेबल लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। ना हुकूमती सतह पे, ना अवामी सतह पे, और इवन अवामी सतह पर हम शऊर भी नहीं रख पाते। हम उस वक़्त इस चीज़ का इदराक करते हैं जब इस तरह का कोई बच्चा हमारी फ़ैमिली में आ जाता है। तो हमें इस शोबे का या इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि जनाब ये क्या है। तो बड़ा नाज़ुक मामला है, ख़ास तौर पे इस तरह के लोग, और अब तो कहा जा रहा है कि अगर आप डिसेबल ज़रूरी नहीं है कि आप पैदाइश के वक़्त हैं, किसी वक़्त भी आपका कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो ये तो इस मामले पर हमने बहुत ही एक्सपर्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे जमा किया है एक जगह पर, और हम आज मौजूद हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट कराची में। और हेल्पिंग हैंड जो बड़ा ज़बरदस्त पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे इनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। जो पैनल में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड रिहेबिलिटेशन के। आप कंप्लेंट डायरेक्टर भी रहे हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं नीलम जहरा बुखारी साहिबा। आप HOD हैं ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन की। आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आगाज़ नीलम ज़हरा साहिबा आपसे करते हैं। तो कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, और मेरे लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल काम था, ये समझाना मुश्किल हो जाता है। क्या है डिसेबिलिटी, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसकी डेफिनिशन कैसे पेश करेंगे? बेसिकली जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग जो है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। और हम कहते हैं कोई भी शख्स अगर किसी किस्म की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाए और किसी भी वजह से वो लिमिटेड हो जाए और वो परफॉर्मेंस अपनी लाइफ के अंदर ना दे पाए, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, उसकी फाइनेंशियल अर्निंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, उसकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, सो दैट पर्सन इज़ लेबल एज अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, राइट। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो पैदाइशी तौर पे इस चीज़ का शिकार हो। ये भी हो सकता है कि कोई हादसा हो गया हो, कोई मिसहैंडलिंग हो गई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हो सकती है। कुछ ज़ाहिरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो आपको नज़र आती हैं, जैसे कोई चल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, जिसे हम बोलते हैं समाज से महरूम लोग हैं, राइट। या बिनाई के साथ नाबीना जो हमारे पास होते हैं, या डिफरेंट तरीके से व्हील चेयर यूज़र्स होते हैं, राइट। तो ये तो ज़ाहिरी जो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो ज़ाहिरी नहीं होती, जिनको जैसे कि ऑटिज़म हमारे पास है, हमारे पास मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते फिर, तो यू आर लेबल्ड एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। और क्या परसेंटेज क्या है सोसाइटी में इसका? It is increasing. I guess 13% population of Pakistan is having facing disabilities. डॉक्टर साहब, आप किस तरह से डेफिनेशन पेश करेंगे? जो मैडम ने जो चीज़ें बताई हैं, इसमें जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं, जिसमें सोशो इकोनॉमिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, हाइड्रोजेनिक हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। सर, टर्मिनोलॉजीज और अल्फाज में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब वो इस्तेमाल करें कि के जो व्यूवर्स हैं हमारे आम लोग हैं वो उसको समझ सकें। जी, तो उसमें ये कि अगर सोशो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास पॉवर्टी है, और उसके अलावा जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है मदर एंड चाइल्ड के हवाले से, कि जो भी फीमेल वो जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें जो भी इसकी न्यूट्रिशन रही हुई होगी, या वो जो जहाँ पे इसकी डिलीवरी हुई होगी, या पोस्ट नेटल जो उसकी जो केयर होगी उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको न्यूरो डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उस बच्चे में अगर कहीं डेफिशिएंसीज उस दौर में रही होंगी या उस मदर के साथ रही होंगी तो अल्टीमेटली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह अगर मैं इन्वायरमेंटल के हिसाब से बात करूँ तो इन्वायरमेंटल में जैसे हम अपने सेंटर जो चकवाल में उसकी बात करता हूँ कि वहाँ के जो R&D प्रोग्राम था या हमारा जो वो डिपार्टमेंट था, उसकी रिसर्च में है कि इस पर चकवाल जो कि मोस्ट प्रिविलेंट एरिया है कि जिसमें आपके ये न्यूरो डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब उनसे रीज़न पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि उसमें जो मेन कॉज है उसका ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है कि नॉर्मल वेस्ट के साथ या आपके वाटर के साथ उसकी कम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। जिसकी
इसी तरह कोई डिजीज़ या आइटोजेनिक हो सकती है, या कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कोई मिसहैप हुआ है जिसकी वजह से वो डिसेबिलिटी हो सकती है उसकी। लेकिन इसकी जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो मेन कॉज है, अब देखें ये जो हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो हमें प्राइमरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर को लेवल को समझना चाहिए। प्राइमरी लेवल जो होता है वो आपका है प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है जी। सेकेंडरी जो लेवल होता है उसमें आपके ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं, और थर्ड लेवल जो होता है उसमें रिहेबिलिटेशन आ जाती है। थर्ड इज़ लास्ट है रिहेबिलिटेशन जो है, यानी कि अगर आपने प्रिवेंशन प्रॉपर तरीके से की है तो शायद ये नौबत ट्रीटमेंट की, इन्वेस्टिगेशन की और रिहेबिलिटेशन की आएगी ही नहीं। तो जितने भी पोटेंशियल रिस्क थे जो मैंने शुरू में आपको बताया, चाहे इन्वायरमेंटल है, सोशल इकनॉमिक है या डिजीज़ हैं, अगर इसमें हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो लैक ना करे, वो प्रॉपर तरीके से उसकी आगाही करे, उसके ठीक मीडियम हम यूज़ करें, टूल यूज़ करें, तो मे बी कि ये जो डिसेबिलिटी का जो प्रॉब्लम अभी हमें फेस करना पड़ रहा है, और जैसा आपने अभी पूछा कि इसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, जैसे अभी जो एस्टिमेटेड है 26 मिलियन अभी पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, जिसमें 3 लाख बच्चे हैं कि जिनके साथ ये मेंटल और जो उसकी डिसेबिलिटी के साथ इनके साथ। अच्छा, अब ये इस पे सवाल ये आ जाता है कि वजह क्या होगी। थोड़ा सा तो कुछ निशानदेही आपने की सर जी। आप फरमाएं कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत से ख़ानदानों के अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सूरत सामने आ जाती है, तो क्या वजह हो? देखिए, वही वाली बात है कि जैसे सर ने कहा, अगर आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स पे जाते हैं, यानी कि आप इब्तदाई तौर पे ही चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे सर कहते हैं कि भाई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर पे अगर आप रिहेबिलिटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, रिहैब प्रोफेशनल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहीं पे ही पकड़ हो जाती है कि ये मजीद डिसेबिलिटी ना बने और छोटी। अच्छा चले, मैं एक बात करूँ आपको, मुझे याद आ रहा है कि एक पिछली गवर्नमेंट में पंजाब के हमारे एक वज़ीर थे, उन्होंने बात की, और ये अक्सर लोग कहते हैं कि जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स को लोग सुनाते हैं कि भाई ये तुम्हारे गुनाहों की का जो है वो ये मैं बता दूं कि मैं बहुत माजरत और माफ़ी के साथ ये जुमले कह रहा हूँ क्योंकि ये मीडिया पे आए ये, लेकिन इसका जवाब मिलना ज़रूरी है, तो इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। तो ये उसका नतीजा है कि इस तरह के बच्चे आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल, मैं 22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और माँ बाप आते हैं और अक्सर ख़ानदान के लोग, माशरे के लोग ब्लेम करते हैं। तो अब अगर हम अपने माशरे का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ तो अगर किसी का नाक मोटा है या रंग काला है उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अगर कोई माजूर है तो उसकी एक्सेप्टेंस तो बहुत मुश्किल से आती है। लेकिन ये किसी के गुनाह का कोई नतीजा नहीं है, तो अल्लाह फैसला करने वाला है ना। खुदा कहता है कि मैं अपने बंदे को आजमाऊंगा, राइट। तो ये खुदा ने आपको इस लायक समझा, ईजी टू से देन डन वाली बात है, लेकिन खुदा ने आपको इस काबिल समझा कि वो आपसे कोई आजमाइश लेता है, राइट, बट दैट इज ऑल, इट्स नॉट अ कर्स। नहीं, बल्कि ये गुनाहों का नहीं है, बल्कि अगर ऐसा बच्चा कहीं आता है तो ये समझ लें कि ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे ये आपकी बख्शिश का एक जरिया है, ये आपका, मैं तो कहता हूँ कि जन्नत का टिकट है जो कि आपको अल्लाह ताला भिजवा रहा है। ये हर एक को इस तरह की जो नेमत है ये नहीं मिलती है। किसी घर में अगर इस तरह का कोई बच्चा आता है तो ये आपको एक मौका दे रहा है अल्लाह ताला अपने करीब करने का, और ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, खुदा के इस कारखाने में कोई भी चीज़ नाकारा नहीं है, ठीक है ना। अब इतनी सारी खलकत है तो खुदा अपने लोगों को देखता है, उसकी मदद कैसे करे, तो कहीं आपको ज़रिया बनाता है कि आप उस काम को लेके आगे चलें और दूसरों की मदद भी कर सकें। तो खुदा जानता है ना कि वो किस तरह से इसको ले रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम किसी भी पेरेंट को ब्लेम करें इसके लिए, किसी माँ को या किसी बाप को या उसके ख़ानदान को ब्लेम करें, तो ये सही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह इसको जवाब? मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसा भी है कि जिसमें हेल्थ के इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स जो है, इनकी भी कुछ सोची समझी स्कीम है। देखें, जो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल है ये अर्निंग सोर्स है, एक बिजनेस पॉइंट है कि जितना पेशेंट ज़्यादा आएगा आपको अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। अगर मैं एक बीइंग प्राइमरी हेल्थ यूनिट चला रहा हूँ तो मैं तो कोई फ़ीस नहीं चार्ज करूँगा, मैं जस्ट उनको एक अवेयरनेस दूंगा या उनको कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई इंजेक्शन लगाऊंगा या कोई प्रिवेंशन की चीज़ें बताऊंगा, तो उसमें लोगों को अट्रैक्शन नहीं है। अगर आप वैसे देखें, अगर मैंने जैसे कमीशन में था तो मैंने तकरीबन सिंध के तमाम इंस्पेक्शन की वहाँ पे, तो मैंने कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ये नहीं देखा कि वहाँ के एक सेपरेट वहाँ पे कोई अवेयरनेस का कोई आप डिपार्टमेंट हो, कभी आपने गायनी का होगा, पीट्स का होगा, मेडिसन का होगा, सर्जरी का होगा, लेकिन कहीं भी आगाही का जो कोई डिपार्टमेंट है वो एज सच मुझे ऐसा प्रोमिनेंट और या उनका स्पेसिफिक नज़र नहीं आया
कि जिसमें लोगों को बताया जाए कि ये जो प्राइमरी चीज़ें हैं ये अगर करें, ये एक फैक्ट्री है, पीछे तो फैक्ट्री होती चली जा रही है, यानी प्रेवलेंस और इंसिडेंस बढ़ रहा है, ये अलार्मिंग चीज़ है। एक चीज़ होती है कि भाई आपका प्रेवलेंस एक टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है, लेकिन उसके साथ न्यू पेशेंट जो ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी पीछे से रोकथाम अच्छी नहीं है। किसी भी चीज़ का फ़र्ज़ करें, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होते हैं तो आपका इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट है। इनपुट अगर खास आप तौर पे सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो जी। अपने बिजनेस के लिए जो चीज़ें कर रहे होते हैं जी उसका जो सारा जो नुकसान होता है ना वो इन द एंड आवाम को या पेरेंट्स को उठाना पड़ता देखें, इसमें प्राइवेट का तो चलो आपने जो बात की है, लेकिन इसके अलावा जो आपका पब्लिक सेक्टर है, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो नहीं है, ऑडिट सिस्टम नहीं है या मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे सवालात हैं और हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनके पास भी बहुत से सवालात हैं, कुछ माशरे से भी शिकवा है, कुछ हुकूमत से भी सवालात हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट कराची में, और इस सब्जेक्ट से मुतालिक जो है यानी डिसेबिलिटी कह लें या डिफरेंटली एबल जो आजकल वर्ड इस्तेमाल होता है, इससे मुतालिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। तो हम कुछ सवालात, कुछ ख्यालात की जानिब पढ़ेंगे। जी फरमाइए, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल आपसे है, यू आर एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो मुझे ये पूछना है कि सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे शिकार होते हैं तो 4 ईयर ऑनवर्ड्स तो उनके लिए जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बट अगर कोई बच्चा जो है वो 1.5 साल की उम्र में जो है उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, तो क्या वो सर्विस ले सकता है और क्या उसके लिए थेरेपी इफ़ेक्टिव होगी आगे जाके, इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली तो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो बाय बर्थ पता चल जाता है या 5 साल की उम्र के अंदर अंदर पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। तो अगर तो डॉक्टर को 1 साल की उम्र पे भी पता चल गया है तो फ़ौरन ही हमें जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो बच्चे को उसके काम करने में मदद देगी। अब लोग कहेंगे बच्चा 1.5 साल का क्या काम करेगा? 1.5 साल का बच्चा हुमकता है, खेलता है, दूध पीता है, मुस्कुराता है, क्रॉल करता है। अगर वो ये सारे काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो तो पीछे हो जाएगा अपनी उम्र के हिसाब से, और अगर आपसे 4 साल में देंगे तो वो तो 4 साल तक ये काम नहीं करेगा, और 4 साल की उम्र के बच्चे के लिए तो और बहुत सारे काम है ना। तो इसलिए बेहतर है कि हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम करें, और जिस वक्त पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है सेरेब्रल पाल्सी की वजह से, तो उसी वक्त हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे पास सोशल एक्सेप्शंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसके हवाले से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? अब देखें, एक बच्चा है, अगर वो चल नहीं पा रहा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो स्कूल्स में उनके साथ जो बिहेवियर होता है, मतलब टीचर्स उन्हें लुक आफ्टर नहीं करते हैं और पढ़ाई में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं और एजुकेशन की तरफ से उनका ध्यान ही बिल्कुल चला जाता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी है कि एक बच्ची स्टेयर्स पे ड्रैग करती हुई जा रही है और पहले वो अपना बैग आगे पुश करती है, देन फिर वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई पॉलिसीज़ हो सकती हैं कि इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई जाएँ, और इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि वो उनको आगे लेके चल सकें उनकी बेटर लाइफ के लिए। बहुत अच्छा Thank you. सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माशरे में ये जो चेंज है ना, ये बेसिकली माशरे से आएगा, और माशरे की एडवोकेसी की बहुत शदीद ज़रूरत है इस हवाले से कि उनको जो है वो तालीम दी जाए और आगही दी जाए और शऊर दिया जाए कि वो डिसेबिलिटी को समझ सकें। फिर जो आपका सवाल है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की, तो देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी हुकूमत भी कर रही है। मतलब हुकूमत में डिफरेंट लोग हो सकते हैं, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली। WHO की रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहली रिपोर्ट तैयार करके जो है वो भेजी है एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। बैतुल माल है जो कि व्हील चेयर की प्रमोशन के लिए, वॉकर की एक्सेसिबिलिटी के लिए, फिर जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा बन रहा है उसके अंदर रैम्प्स के लिए बाकायदा एक्ट बनाया गया, डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने किस तरह जो है वो इस मुल्क के अंदर एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करनी है। यकीनन करोड़ों की आबादी है, बहुत अरसे से मुल्क बना हुआ है, पहले आगे ही नहीं थी, तो ऐसी बहुत सी इमारतें होंगी, स्कूल होंगे जो ऐसे बने हुए ये होंगे। जो हमने एक रखा हुआ है कि जनाब
अगर कोई डिसेबिलिटी है तो जनाब आपका स्कूल अलग होगा, आपका कॉलेज अलग होगा, यूनिवर्सिटी होगा। अगर हम सब एक साथ लेके चलें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बात नहीं होगी। बिल्कुल, हम लोग मेन स्ट्रीम पे काम करना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम के लिए बहुत सारे इकदाम किए भी जा रहे हैं। कुछ ऐसा कोटा भी बना हुआ है कि अगर 10 बच्चे क्लास में हैं तो कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है, एंड वी वर्क ऑन इट। क्योंकि देखिए, मैन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा ने एक ही दुनिया बनाई है, राइट, और ये हम सब के लिए है। हर एक का कोई ना कोई हक है इसके अंदर, तो हमें उसको देना चाहिए। हमें देना है उनका हक जो हम उन्हें नहीं दे रहे हैं। फुटपाथें ज़रा ऐसी बना दें भाई कि हाँ। कोई जो है इसके ऊपर चल सके, खासतौर पे वो हमारी ब्लाइंड्स के लिए आसानी हो सके, कोई व्हील चेयर पर इस पर आसानी हो सके। बिल्डिंग्स जो है वो लाजमी इस चीज़ का ख्याल रख के बनाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बहुत अरसे से अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, राइट। सो इन ऑल दीज ईयर्स देयर इज अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस बढ़ी है, बट डोंट यू थिंक कि उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। सो एज अ फ्रेशर आई एम गोइंग टू बी इन द फील्ड, तो आई वांट टू नो कि कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए और जिन पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। जी कि अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में कोई भी छोटा से छोटा स्कूल है, 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसके पास। अगर उसमें एक आपने पीरियड ये रखा हुआ है, अवेयरनेस का रखा हुआ है, तो कम से कम आपने 1000 बच्चों को एजेंट ऑफ चेंज बना लिया। वो आगे जाके जो स्प्रेड कर रहे होंगे बाहर, चाहे घर में करें या कहीं अपने दोस्तों में करें या अपने सर्कल में करें, तो वो चीज़ फैलती है। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मदरसा है, आप मदरसे में भी उनके जो टीचर्स हैं या मेंटोर हैं उनको जाके आप ये एजुकेशन दे सकते हैं कि और भाई सर आप दूसरा, हमारी ये हुकूमत किस लिए होती है, ये मिनिस्ट्रीज किस लिए होती हैं, ये मकसद, ये इस एजेंडे को आगे लेके जाए ना मकसद। ठीक अगर है। ये कंपलसरी कर देंगे, क्योंकि देखिए अवेयरनेस, देखिए स्कूल में जाके मैं और आप बोले बड़ा मुश्किल काम है, या लोग खुद से अमल करना शुरू कर दें, लेकिन अगर ये हमारे कानून का हिस्सा बन जाएगा और अगर इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रोल अदा करेगी तो शायद चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। नहीं, तो उसमें ये कि वो मैंडेटरी करेंगे ना हाँ, कि mandatory भाई बिल्कुल। फर्ज करें आप एक अच्छा हॉस्पिटल स्कूल चला रहे हैं, उस स्कूल में आपने मैंडेटरी कर दिया कि भाई उसमें आप एक टीचर आप अपना उसका भी रखेंगे, हेल्थ से रिलेटेड भी आपका होगा, चाहे उसने मेडिकल साइड से हो या चाहे वो उसने कोई उसमें मास्टर्स किया हुआ है। तो उसमें ये होगा कि भाई कम से कम आपने काफ़ी सारे लोगों को कर लिया। इसके अलावा और भी एजेंट ऑफ चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल और मदरसा ही हो, इसमें आपकी मस्जिदें भी हो सकती है। अगर जैसे मौलाना साहब जो तकरीर करते हैं, जो कि उसके जुम्मे में करते हैं, उसमें अगर आप एक छोटा सा टॉपिक उनको दे दें कि सर आपने हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा बात कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई टर्मिनोलॉजी वो मेडिकल की यूज़ करें, आप आसान अल्फाज में इनको हाइजीन के बारे में बता दें। इसी के अलावा अगर मदरसा के अलावा नहीं है तो आपकी तबलीगी जमात है, घर घर जाती है ना, हर जगह हर बंदे को वो पकड़ पकड़ सिखाते हैं। तो अगर सफाई निस्फ ईमान है तो उसको आप थोड़ा सा उसको नहीं मेडिकल सर, वो अक्सर हम देख रहे होते हैं ना कि जिन लोगों को कहते हैं हम कि दोज़खी लोग जी। हैं, तो उनके मोहल्ले दिखाए जाते हैं कि दोज़खी लोगों के मोहल्ले कैसे हैं, और हम जो जन्नती लोग हैं हमारे मोहल्ले कैसे हैं, तो वो भी दिखाए जाते हैं। जी। तो अब आप फ़र्क वाज़ेह है। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जी। देखिए, प्लान, डू, एक्ट एंड देन चेक, राइट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कोई भी माशरे में चेंज एजेंट बनाने के लिए, राइट। प्लान हुकूमत ने एक्ट बना दिए, डिसेबिलिटी एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट है और एक्सेसिबिलिटी का भी एक्ट है, राइट। प्लान तो हो गया, अब डू कौन है? अब हम बिलीव करते हैं, हुकूमत बिलीव करती है कि डू जो है वो हमने बना दिया, नाउ यू डू, राइट। आप सब कितनी बार ठेले वाले को बोलते होंगे भाई ये रास्ता हमारे चलने का है, आप उधर ठेला लगाएं। देखिए, हर एक का ये कंट्रीब्यूशन है, सारे लोग It जो है is ना not just one दुबई person. जाके, अमेरिका जाके सब सही हो सब जाते सुधर हैं, जाते हैं, सब सुधर यहीं जाते पर हैं। इन्हें मसला है सारे लोगों देखिए, को ना। हमने अपने मुल्क को एक्चुअली एक ऐसा अपनी जगह जहाँ हम रहते हैं बनाया हुआ है जहाँ लॉ ऑफ जंगल, हम चाहते हैं हमारी इजारादारी हो और हम अपने तरीके से रहें। तो ये तरीका जो असल माशरे में में जो आपको लोग नजर लॉ है हमारा इम्प्लीमेंट है। करने वाले लोग हैं ना, वो जी। खुद उसके पाबंद नहीं होना चाहते, तो इसलिए चाहते हैं बाकी लोग बना, वरना हमें भी होना पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं, इनको ज्वाइन करवाते हैं शो में, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। 3 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डिसेबल डे जो है उसके हवाले से बात होती है, और फिर दिसंबर के पूरे महीने के अंदर इस पर हम देखते हैं डिफरेंट NGOs जो हैं या डिफरेंट इदारे हैं, हेल्थ सेक्टर है, वो इस पर जो है आगे आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो पेश करते हैं। हमारा प्रोग्राम भी आज इसी सिलसिले में है, और हमें अब ज्वाइन किया राना मोहम्मद मुबीन साहब ने। हेल्पिंग हैंड से आपका ताल्लुक है सर, हेल्पिंग हैंड क्या कर रहा है? हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट का आगाज़ सन 2005 में हुआ, जब अर्थक्वेक आया था।
और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तंजीम है और अमेरिका में ये रजिस्टर्ड है और इस वक्त जो है वो हम 17 कंट्रीज़ में 17 ममालिक में डायरेक्टली काम कर रहे हैं और 52 कंट्रीज़ में एज आ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ प्रोग्राम, और ये अपनी नौयत का मुख्तलिफ प्रोग्राम है। इसमें हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत काम करते हैं माजूर बच्चों के ऊपर, और इसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्या रेशो है, और फिर वहाँ से जो है वो हम डिसेबल बच्चों को रजिस्टर करते हैं। जो बच्चा हमारे पास रजिस्टर हो जाता है वो टिल द एज ऑफ 18 हमारे पास जो है वो रजिस्टर रहता है, और इसमें 4 तरह की हम जो है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक है फ़िज़िकल थेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन थेरापी एंड साइकोथेरापी की सर्विसेज। ये सारी जो फैसिलिटीज फ्री होगी? जी, इसके लिए हम एक सेंटर कायम करते हैं और उस सेंटर के अंदर जो है वो इन तमाम बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने कितने बच्चे जो हैं ये सब कुछ जो है फैसिलिटेट कर चुके हैं? हमारा जो मॉडल है उसमें हर एरिया के अंदर जो है वो 200 बच्चे हम रजिस्टर करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में 8 अजला के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान, KP के, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो नवाबशहर, कराची के अंदर जो है वो हमारे सेंटर कायम हैं। इसमें ना सिर्फ हम इनको ये थेरेपी सर्विसेज देते हैं, बल्कि इसके साथ जिनको जो भी असिस्टिव एड्स चाहिए होती हैं, व्हील चेयर है, वॉकर है, हेयरिंग एड है, वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये चीज़ें हम सिर्फ इनको देते नहीं है, बल्कि इनके लिए पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे वो बच्चे के जो इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ हमारे एक अहम कंपोनेंट है जिसके अंदर हम सोशल इंक्लूजन करते हैं। जिस तरह यहाँ पे शुरू में भी बात हुई कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है, हमारे वो बच्चे जिनको एक्सेसिबिलिटी का इशू घर के अंदर होता है, हम घर की असेसमेंट करते हैं, उनके घर को एक्सेसिबल बनाते हैं उस डिसेबल बच्चे के लिए। और इसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, और जिस तरह से शुरू में भी एक बात हुई थी कि लोग इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, और यहाँ पर भी ये हुआ कि शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं थी बच्चों की। हमारी काउंसलिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे का बेहतर ख्याल भी रखते हैं और इसकी बेहतरी के लिए काम भी करते हैं। इस मॉडल थैंक यू वेरी मच, क्लैपिंग होनी चाहिए जबरदस्त। जी फरमाइए, क्या सवाल है? एज अ स्टूडेंट हम कैसे माजूर अफराद की हेल्प आउट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? ठीक है, और बराबर में प्लीज। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम माजूर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये पूछना है कि तो एडल्ट्स के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? जी माइक। इसमें हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि जो माजूर बच्चा इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होता है, जब वो अपनी 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है तो हम इस दौरान उस बच्चे को कोई स्किल भी प्रोवाइड करते हैं, और आफ्टर द एज ऑफ 18 वो अपने उस स्किल के बेस के ऊपर हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो माजूर बच्चा जिसको लोग ये कहते हैं कि ये माशरे के अंदर कुछ कर नहीं सकता, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। जी फरमाइए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें अगर कोई भी डिसेबल बच्चा मतलब परेशान या मायूस अफसोस होकर हेल्पिंग हैंड से हमारे दूसरे इदारों के पास जो जाता है, जो उनकी हेल्प के लिए होते हैं, तो उनके पास साइकोथेरेपी के तहत क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं कि उसको उस एहसास कमतरी से या उस चीज़ से निकाल कर बाकायदा काउंसिल करके उसको जो है ना वो एक सही एंड नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाया सके। और अगर उसका प्रॉब्लम ऐसा जेन्युइन है कि जिसको आजकल के जदीद दौर में टेक्नोलॉजिकली उसको अगर सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या खिदमत सरंजाम दी जा रही हैं या फिर आगे की क्या क्या प्लानिंग है, इस हवाले से जो है? जी सर, जी डॉक्टर साहब फरमाइए। कराची के अंदर या सिंध के अंदर टोटल 12 से 13 ऐसे अदारे हैं कि जो कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो जितने भी अदारे काम करते हैं वो कम्प्रीहेंसिव नहीं होते। कोई एक दो चीज़ कर रहे होते हैं, कोई फिजियोथेरेपी पे फोकस कर रहा है या कोई ऑक्यूपेशन थेरेपी पे कर रहा है। तो ये जो हेल्पिंग हैंड है, इसमें ये है कि जो हमारे पास जैसे इसमें फिजिकल थेरेपी है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या आपकी ऑर्थोडोंटिक्स है या ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अंडर द वन रूफ इसमें मिल जाती है। तो उसमें यह है कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम के साथ कोई बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो हमारे क्लस्टर में जो उन्होंने सवाल स्टूडेंट्स का किया था। आई थिंक स्टूडेंट्स कैन आल्सो वर्क फॉर एडवोकेसी। जो आपका सवाल है कि कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप जहाँ रहते यहाँ आइए, एडवोकेसी की लर्निंग लीजिए, और ये एडवोकेसी जो है वो आप आगे डिफरेंट आपसे 2 लोग, 2 से 10 लोग इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटोरिंग, इन मेंटल हेल्थ, इन मोटिवेटिंग, इन एवरीथिंग। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। जी फरमाइए। दोनों से सवाल है कि हमारे बच्चे किस हद तक
नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकते। आज इस एनवायरनमेंट के इस काबिल हैं जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप उम्मीद रखें और बहुत उम्मीद रखें, राइट? इसलिए कि वाकई लोग काम कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर भी पोजीशंस हैं जहां वो जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट इदारों में भी जॉब कर सकते हैं। और लेकिन बात वहीं आती है कि आपने कब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, कब से उनके साथ काम किया, और वो कर सकते हैं बिल्कुल काम, और बहुत सौ से अच्छा काम कर सकते हैं। अभी कल ही मैं किसी इदारे से मिलकर आई हूँ जिस बच्चे के पैदाइशी तौर पे हाथ नहीं थे और पाँव रेडियोमेंट्री थे, लेकिन वो व्हीलचेयर पे था और उसने एचआर में जो है वो मास्टर्स भी किया हुआ है, वो बैंक में भी जॉब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी है, डिफरेंट बच्चे हैं या बड़े हैं, ख़ासतौर पे हम एक बच्चा था वो बड़ा हो गया है, उसे हमने डिपेंडेंट नहीं बनाना है किसी का, उसे अपने कदमों पे खड़ा करना है। तो मुझे आप सर फरमाएं कि कैसे हमारा माशरा, हमारी हुकूमत, हम सब मिलकर जो है उनको मुफीद और कारआमद बना सकते हैं, उनके रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी जिए। और यहाँ जो पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों में भी यही ख्वाब है और ये ख्वाब लेके वो यहाँ पर आए। जी फरमाइए पहले। ये बिल्कुल, आप थेरेपीज़ के साथ जो है बहुत पाबंदी के साथ अपने बच्चों को जो है वो इलाज करवाइए, क्योंकि देखिए कोई टॉनिक जो है वो उनको डिफरेंटली एबल से वो टिपिकल में नहीं लेकर आएगा, राइट? कोई ब्रेन टॉनिक हो गया, कोई विटामिन हो गई, ऐसे नहीं होगी। आपको मुसलसल उनकी थेरेपीज़ करानी है। थेरेपीज़ बहुत सारी किस्म की होती है। फ़िज़िकल थेरेपी जिस्मानी माजूरी कम करेगी, ताकत देगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करने की सलाहियत देगी। स्पीच थेरेपी बोलने के लिए देगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी आपकी दिमागी सलाहियत को बढ़ाएगी, जिससे आप मुतमईन रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। देन यू हैव वोकेशनल थेरेपी, राइट, जो आपको ये सलाहियत देगी कि आप कोई स्किल सीख सकें और माशरे में काम कर सकें, और अपने पेरेंट्स, जैसे सब बच्चे अपने पेरेंट्स का अपना ख्याल रखते हैं, वो आप भी, आपके बच्चे भी आपका कर सकते हैं। लेकिन थेरेपीज़ मुसलसल करानी है आपने। देयर इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जो कि एक मिनिस्ट्री है पूरी, राइट, जो कि इन्हीं लोगों पे काम करती है, उनके राइट्स पे काम करती है, एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करती है, जॉब्स के लिए भी करती है और एक्ट पे भी काम करती है। तो आपको जब भी आपका बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो कोई काम कर रहा है और उसे किसी जॉब की ज़रूरत है या एक्सेसिबिलिटी के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, तो यू कैन एक्चुअली, गवर्नमेंट में हमारे पास ऐसी मिनिस्ट्री है जो हेल्प कर रही है। एक इसमें ये था कि जो क्वेश्चन था कि इनके लिए फ्यूचर में क्या करना चाहिए, या इनको माशरे में इनके लिए कोई ऐसी कोई जॉब्स या कोई चीज़ है। हमारे यहाँ ये कि इसमें 2% कोटा है डिसेबल लोगों का। अब अनफॉर्चुनेटली डिसेबल का कोटा आपका वो एजुकेशन साइड पे भी है और आपका जॉब के उस तरफ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं ना कहीं से कोई इसको एक्सप्लॉइट करता है और उसको कोई मिस यूज़ करके उनको नहीं मिलती और बाकी के दूसरे लोग उनकी जगह उनके वो हो जाते हैं। तो 2% कोटा जो है काफ़ी वो है, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं मेरिट बेस्ड होना चाहिए। मेरिट बेस्ड। एंड वैसे दिस कोटा हैज बीन इंक्रीज्ड रिसेंटली। इट हैज़ टू बी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ना हो गया चाहिए। है, हो गया वो भी है। गया है हो गया और भी बढ़ना चाहिए जितना हो सके। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहम्मद आमिर हुसैन साहब और नीलम ज़हरा बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्पिंग हैंड का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोग जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में वक्त निकाला और एक जिम्मेदारी महसूस की कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस अहम शोबे पर हम बात करें। पेरेंट्स जो हैं वो फ़िक्रमंद होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ भी मैं बहुत से पेरेंट्स से मिला हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, अगर उनमें कोई वो डिफरेंटली बेल हैं, डिसेबिलिटी उनके पास कोई है, तो वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, कैसे वो मुफीद शहरी बन पाएंगे। यकीनी तौर पे इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनकी तवज्जो से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हेल्पिंग हैंड और इस तरह के बहुत से इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, मज़ीद आगे बढ़ के जो है काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि देखें, आपके बच्चे जो हैं ना, वो उनमें कोई एक सलाहियत ऐसी ज़रूर होगी, या कोई भी शख्स है दुनिया में, उसमें कोई एक ऐसी सलाहियत ज़रूर होती है ऐसी कि जिसमें वो वन एंड ओनली होता है। मैं और आप भी, हम सब जो है उसको ढूंढ नहीं पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते। अगर हम पहुंच जाएं तो हम जो है वो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इन बच्चों पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस होता है, हर वक्त नज़र में होते हैं, तो शायद हम एक नॉर्मल जो बच्चा है उसमें तो उसकी सलाहियत नहीं ढूंढ पाते कि जनाब ये क्या करेगा, क्या कुछ कर सकता है दुनिया के अंदर। लेकिन इन बच्चों में क्योंकि ख़ास तवज्जो होती है, हम शायद इनकी ढूंढ सकते हैं वो सलाहियत, और अगर हमने वो ढूंढ ली तो हम इन्हें बहुत आगे ले जाएंगे। और हमने देखा है दुनिया में, चाहे वो आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल मैदान के अंदर, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये किसी भी शोबे के अंदर जो है
ये बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स और इस तरह के इदारे फोकस करें, मेहनत करें, तो इन्हें हम बहुत ज़बरदस्त, मुफीद और कारआमद बना सकते हैं, क्योंकि इन पर ख़ास अल्लाह ताला की इनायतें हैं डिसेबल लोगों के ऊपर, और इनकी जो सलाहियतें हैं वो नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इन पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।